हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन तंत्र के बारे में। जिस टॉपिक का इंतजार आप सभी को रहता है वही टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने सिलेबस के अंदर। हाँ, इंटरेस्टिंग मैं बोल सकता हूँ क्यों? क्योंकि जब भी आप साइंस की 10th की साइंस की बुक खोलते हो तभी यही चैप्टर और इस चैप्टर में यही टॉपिक अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो हुआ ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना? तो इसी जनन तंत्र के बारे में पढ़े, लेकिन रुको, थोड़ा धैर्य रखो। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जनन वास्तव में जनन होता क्या है, उसकी परिभाषा मैं बताऊंगा। और जो जीव होते हैं वो जनन आखिर करते क्यों हैं? आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि जीव जनन क्यों करते हैं आखिर भला, है ना? इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना? इसके बाद में हम देखेंगे कि मानव में जनन, जी हाँ, जो अपना मेन टॉपिक है वो मानव में जनन हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद में थोड़ा हम जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लेंगे कि जनन स्वास्थ्य की सावधानियां कैसे रखी जाए, किस प्रकार से अपने को ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का जनन की क्रिया के समय, है ना? तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनन क्या है और यह क्यों आवश्यक है। एक परिभाषा बताऊंगा, उसी के अंदर दोनों सवालों के जवाब आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यों आवश्यक है इसका जवाब और क्या है इसका जवाब, आपको दोनों को मिल जाएगा। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि जो सजीव होते हैं वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो हम बोलेंगे कि सजीव होते हैं ना, वो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, है ना, संतति पैदा करते हैं, संतान पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, है ना, अपने समान संतान पैदा करते हैं। तो इस जो क्रिया है, संतान पैदा करने की जो क्रिया है, इसको क्या कहते हैं? हम जनन कहते हैं। देखो, ध्यान से देखो इसको। सजीव अपनी जाति को बनाए रखने हेतु, है ना, क्यों आवश्यक है? जाति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दोनों सवालों के जवाब मिले कि नहीं मिले, कमेंट करके बताओ। अब आगे देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि आपको जनन के प्रकार बताऊंगा। जनन क्या होता है पता चल गया, जनन क्यों आवश्यक है पता चल गया, जनन के प्रकार नहीं पता, बताएंगे अभी अभी। देखो, जनन के प्रकार देखते हैं। देखो, जीवों में दो प्रकार का जनन पाया जाता है। सजीव कौन से होते हैं? सजीव एक तो पादप भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं। तो सभी में अलग अलग प्रकार से जनन संभव है। तो जनन की बात कर रहे हैं तो जनन दो प्रकार का हो सकता है। एक तो अलैंगिक जनन है और दूसरा क्या हो सकता है? लैंगिक जनन है। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये बताओ सर, दोनों में अंतर क्या है? तो जो अलैंगिक जनन होता है ना, उसके अंदर केवल और केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जैसे मैं हूँ, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, केवल मैं एक संतान पैदा कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं मानव हूँ, दूसरे किसी जीव की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जैसे पेड़ पौधे होते हैं। देखो, अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में देख लो। तो लैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर दो जनकों की आवश्यकता होती है। दो कौन कौन से? एक तो नर और दूसरा मादा। दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। इन दोनों की जो जनक कोशिकाएं होती है, उन दोनों के संयोग से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। और फिर वो नई कोशिका है वो आगे वृद्धि करती है, वृद्धि करके एक नया जीव बनाती है ना। वो क्या कहलाती है? नई संतति कहलाती है, नई संतान कहलाती है। इन दोनों की संतान कहलाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। अलैंगिक जनन में तो कैसा है? अलैंगिक जनन में क्या होगा? केवल एक ही जीव रहेगा, वही क्या करेगा? संतान पैदा करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की और लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब अलैंगिक जनन के बारे में कुछ देख लेते हैं, फिर लैंगिक जनन के बारे में भी विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अलैंगिक जनन की थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए। अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, RBSC की बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलैंगिक जनन में कुछ देखो, आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अलैंगिक जनन, जैसे आपने अमीबा नाम सुना होगा, अमीबा नाम तो सुना ही होगा। इसमें क्या होता है? इसमें द्विखंडन होता है। द्विखंडन मतलब एक कोशिका होती है, वो क्या करती है? जैसे ऐसे अमीबा होती है, आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा इनके बारे में, क्योंकि जनन के अंदर तो आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जनन का चैप्टर चाहे कोई सी भी क्लास में हो, आप जरूर पढ़ोगे उसको, चाहे वो जीवों में हो, चाहे अलैंगिक हो, चाहे लैंगिक हो। तो ये क्या करती है? इसके अंदर पहले ये जो केंद्र होता है, ये क्या करता है? दो भागों में से टूटता है थोड़ा सा,
फिर क्या होता है, अलग अलग 2 जीव बनाते हैं इसे, है ना, 2 अमीबा बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जनन होता है। इसके अंदर नई एक कोशिका थी, 1 से 2 बन गई, नई कोशिका बन गई। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये जरूरी नहीं है कि एक कोशिका केवल 2 में टूटे। कई बार क्या होता है कि एक कोशिका होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं में टूट जाती है, मतलब उसका जो केंद्रक है वो पहले बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है, और जितने टुकड़ों में वो केंद्रक टूटता है उतनी ही नई कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जनन होता है। अब देखो नॉर्मल अपन पादपों में बात करें, है ना, आपने आलू तो देखा ही होगा। आलू के अंदर क्या होता है, आलू के अंदर आलू के किसी पार्ट को काट करके अलग से जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो फिर नया आलू का पौधा बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर कायिक जनन पाया जाता है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं अलैंगिक जनन के, जैसे गुलाब का पौधा होता है। गुलाब में क्या होता है भाई, गुलाब की एक टहनी काट के अपन क्या कर देते हैं, उस टहनी को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। ये मान लो वो टहनी है, कुछ समय के बाद में क्या होती है, इसके अंदर रूट निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं, और फिर इसके ऊपर ऐसे पत्तियां आ जाती हैं, बहुत सारी पत्तियां आ जाती हैं, फिर कुछ समय बाद में गुलाब भी लग जाते हैं। तो इस प्रकार से भी जनन हो सकता है। लेकिन इसमें अलैंगिक जनन क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर एक ही जनक था, गुलाब का एक ही पौधा था, उसी पौधे से क्या बना, उसी पौधे का एक पार्ट लिया हमने, टहनी ली, उसी से नया पौधा बना दिया, मतलब दूसरे किसी की भी आवश्यकता नहीं हुई। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अलैंगिक जनन तो समझ में आ गया होगा। अलैंगिक जनन मतलब है कि जिसमें केवल एक ही जनक होता है, दूसरे किसी की भी आवश्यकता नहीं होती अपने को, है ना। तो अब पढ़ते हैं अपन लैंगिक जनन के बारे में, जो अपना मेन टॉपिक है बुक का। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि सर आपने बताया नहीं कि सर जनन 2 प्रकार का होता है, आपने बताया नहीं, तो बता दिया जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, है ना। अपना मेन फोकस कहाँ पे है, लैंगिक जनन के ऊपर। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी लैंगिक जनन के बारे में, आपको कुछ बता देता हूँ, उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे। लैंगिक जनन के अंदर आपको मैंने क्या बताया कि इसके अंदर 2 कोशिकाएं होनी जरूरी है, 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक तो मेल और दूसरा फीमेल। इन दोनों के संयोग से नई कोशिका बनती है, नया जीव बनता है ना, न्यू जीव बनता है। तो जो मेल और जो फीमेल होते हैं, तो इन दोनों के सहयोग से क्या बनेगा, एक नया जीव बनेगा। मानव में जनन पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, एक नया जीव बनेगा, मतलब एक नया बच्चा पैदा होगा। ऐसे है ना, डायग्राम देखो कितना बढ़िया बना है। ठीक है, अरे समझने के लिए बनाया है। लैंगिक जनन में देखो भाई 2 जनक भाग लेंगे, कौन कौन से, नर और मादा। अब जो नर होता है उसके द्वारा एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है शुक्राणु। जनन क्रिया में जो भाग लेती है उस नर की तरफ से जो कोशिका जनन में भाग लेगी उसको हम क्या बोलेंगे, शुक्राणु बोलेंगे। और मादा की तरफ से जो कोशिका जनन में भाग लेगी उसको हम बोलेंगे अंडाणु। क्या बोलेंगे, अंडाणु बोलेंगे। देखो ये सूत्र है ना, ये आप याद रखो। कभी भी आपको लैंगिक जनन करवाना है तो ये सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र में क्या है कि जो नर और मादा दोनों का संयोग करवाना पड़ेगा, दोनों के द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं उनके संयोग से ही क्या होगा, जनन होगा और नए जीव का निर्माण होगा। तो मानव है उसके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में अपने सूत्र क्या लगाएंगे, यही एक नर की कोशिका लेंगे, एक मादा की लेंगे, तभी जाकर क्या बनेगा, एक नया जीव बनेगा। तो इन दोनों के शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से क्या बनता है, एक नई कोशिका बनती है जिसको हम बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज। युग्मनज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। या अंग्रेजी नाम याद रखना, आगे काम आएंगे। अब देखो ये जो शुक्राणु है और ये अंडाणु है, ये जो नर और मादा में बचपन से नहीं होते। ये जो कोशिकाएं हैं शुक्राणु और अंडाणु, ये कोशिकाएं यौनारंभ के समय ही तैयार होती हैं। इससे पहले शुक्राणु और अंडाणु जनन क्रिया में भाग लेने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लेना। और विभिन्न प्रकार के नर के अंदर अलग हार्मोन होते हैं जो जनन क्रिया को संपन्न करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और मादा के अंदर अलग हार्मोन होते हैं जो कि जनन क्रिया करवाने के लिए मादा के लिए सहायक होते हैं। तो आइए जो भी हमने पढ़ा है उनको लिख लेते हैं जल्दी से। तो आइए देख लेते हैं जनन की परिभाषा। परिभाषा क्या बताई मैंने कि सजीवों के द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो संतति उत्पन्न की जाती है, संतति पैदा की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, हम जनन कह देते हैं। देखो इस एक लाइन के अंदर 2 सवालों के जवाब मिल गए आपको। कौन सा, एक तो जनन की परिभाषा मिल गई, दूसरा जनन क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि अपना अस्तित्व बनाए रखना होता है इन जीवों को, सजीवों को, सभी को, तो इसलिए क्या करते हैं, वो जनन की क्रिया करते हैं।
अब देखते हैं मानव में जनन। जी हाँ दोस्तों, जिसका इंतजार था आपको वही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन रुको एक बार रुको, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। बेसिक जानकारी देखो क्या है। मानव के अंदर लैंगिक जनन होता है, सबको पता है। लेकिन मानव के अंदर देखो तो आपको पता है 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक तो नर और एक मादा। अब नर होगा उसके अंदर अलग कोशिकाएं पाई जाएंगी, और मादा होगी उनके अंदर अलग से जनक कोशिकाएं पाई जाएगी। और इन दोनों जनक कोशिकाओं के आपस में फर्टिलाइजेशन से, निषेचन से एक नई कोशिका निर्माण होगा, और वो नई कोशिका आगे बढ़ करके विकसित होकर के जीव का निर्माण करेगी। ठीक है, तो देखिए अब इन कोशिकाओं को बोलते क्या है। देखो लैंगिक जनन हेतु नर युग्मक कौन सा? नर युग्मक तो शुक्राणु तथा मादा युग्मक कौन सा? अंडाणु पाया जाता है। और इनके निषेचन से युग्मनज बनता है। युग्मनज मानी जाइगोट का निर्माण होता है। देखो ये आप इंग्लिश के नाम याद रख लो, क्योंकि आगे जब आप 10th के बाद में बायोलॉजी लोगे, साइंस लोगे, है ना, तब ये ज्यादा काम आएंगे आपके। ठीक है, तो क्या निषेचन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि मानव में लैंगिक जनन हेतु नर युग्मक के रूप में शुक्राणु तथा मादा युग्मक के रूप में अंडाणु निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं, और इस निषेचन क्रिया के द्वारा क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो इन जनक कोशिकाओं का निर्माण कब होता है? इन जनक कोशिकाओं का निर्माण यौनारंभ मतलब जब से अपने अंदर लैंगिक लक्षण दिखने प्रारंभ हो जाते हैं वो अवस्था। तो यौनारंभ से ही क्या होता है? जनक कोशिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जो कि विभिन्न हार्मोन के स्त्रावण के कारण संपन्न होता है। क्या संपन्न होता है? कोशिकाओं का निर्माण संपन्न होता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब मैंने बोल तो दिया कि यौनारंभ के समय ये हार्मोन स्त्रावित होते हैं। तो ये हार्मोन वगैरह क्या सिस्टम है, देखो इसके बारे में भी मैंने बताया कि 2 युग्मक भाग लेते हैं, नर और मादा। अब नर और मादा में ऐसा तो है नहीं कि बचपन से ही अंडाणु, शुक्राणु जो कोशिकाएं हैं ये सभी एकदम से पूरे परिपक्व हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग 11, 12, 13 साल की जो उम्र होती है ना, तब तक लड़का और लड़की मतलब दोनों में एक जैसे वृद्धि होती है, विकास होता है। लेकिन ये जो 12-13 के आगे की जो उम्र है उस अवस्था को है ना यौनारंभ कहते हैं। तब लड़कों में अलग, लड़कियों में अलग परिवर्तन होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं इन हार्मोन्स के कारण होते हैं। अब नर के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है और मादा के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो बात करें नर की, तो नर के अंदर पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, और मादा की बात करें तो मादा के अंदर मिलेगा आपको 2 हार्मोन मिलेंगे, एक तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, तथा दूसरा मिलेगा आपको एस्ट्रोजन। दूसरा था एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन मादा में उत्तरदायी होते हैं जनक कोशिकाओं के निर्माण के लिए, और नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अब जो नर होता है भाई, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं इस टेस्टोस्टेरोन के कारण, और जो अपने मादा होती है उसके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं इन हार्मोन के कारण? तो देखो टेस्टोस्टेरोन के कारण लड़कों के अंदर, तो देखो आपको सबको पता है लड़कों के अंदर क्या आते हैं? आवाज भारी होना, है ना, ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। कब? इस यौनारंभ के अंदर। अच्छा, आवाज भारी होने के साथ साथ दाढ़ी मूछे आना। अच्छा, अब लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों के अंदर इन हार्मोन के कारण कौन से परिवर्तन होंगे? इसी का उल्टा हो जाएगा। आवाज पतली होना या फिर महीन होना। आवाज पतली होना या फिर महीन होना। अच्छा, दूसरा क्या होगा? दूसरा अगर बोले तो स्तनों के आकार में वृद्धि होना। स्तनों के आकार में वृद्धि होना, वृद्धि। ठीक है, तो ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके अलावा एक लक्षण है जो दोनों में कॉमन होता है, मतलब दोनों में कॉमन होता है। वो लक्षण कौन सा है? वो लक्षण है जननांगों के आसपास बाल उगना या फिर बाल आना। ये क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन लक्षण हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि हार्मोन के कारण कौन कौन से चेंजेस आते हैं बॉयज और गर्ल्स में। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु, अंडाणु होता है, क्या होता है। अगर मान लो जाइगोट नहीं बने, जनन न करे, तो ना तो ये भ्रूण बनेगा ना कुछ और होगा, और भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो ये सारा सिस्टम नहीं होगा। ये वीडियो तो आपको याद ही होगा, है ना। तो फिर बाद में अगर जाइगोट नहीं बनेगा, शिशु नहीं बनेगा, तो फिर ये
4-5 लोग हैं, ये भी नहीं बचेंगे चंदा देने के लिए, है ना। तो कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं अपने जनन तंत्र के बारे में। तो फाइनली आ गया वो टॉपिक जिसका आपको सबको इंतजार था। जी हाँ, मानव जनन तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे नर और मादा जनन तंत्र के बारे में। देखो, दोनों जो तंत्र हैं उनके अंदर हम डिफरेंस अंतर करके पढ़ेंगे। अंतर कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम नर के अंदर पढ़ेंगे और फिर उसी की सिमिलर की भाई 2 अंग नर के अंदर जो काम करता है उसका दूसरा अपोजिट काम मादा के अंदर उसी प्रकार का अंग कौन सा होगा जो इस प्रकार का कार्य करेगा। तो ठीक है, देखते हैं, कुछ सिमिलरिटी है इसके अंदर और कुछ अलग डिफरेंस भी है इनके अंदर, अलग अलग करके देखेंगे। तो देखो, ये जनन तंत्र है, तंत्र किससे मिलकर बनते हैं? मानव तंत्र किससे मिलकर बनते हैं? अंगों से मिलकर बनते हैं। तो जो ये जनन तंत्र है इसके अंदर हमें जो भाग लेके जो अंग भाग लेते हैं उन अंगों को 2 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, तो प्राथमिक जनन अंग कौन से होंगे? नर में कौन से होंगे और मादा में कौन से होंगे? तो लैंगिक जनन के लिए आपको पता होना चाहिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, नर जनन कोशिका तथा मादा जनन कोशिका, दोनों की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है, नर जनन जो कोशिका है वो नर के जननांगों से प्राप्त होगी और मादा जो जनन कोशिका है उसको वो कहां से प्राप्त होगी? मादा से प्राप्त होगी। तो जो नर होता है उसका जो ये वर्षण होता है, यहाँ पर होती है सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण, जनन कोशिका का निर्माण, जो कि जनन में भाग लेता है। नर के अंदर मैंने क्या बताया? शुक्राणु भाग लेते हैं और मादा के अंदर क्या बताया? फीमेल के अंदर अंडाणु भाग लेते हैं। जो भाग शुक्राणु का निर्माण करेगा उसको प्राथमिक जनन अंग बोलेंगे और जो भाग मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण करेगा उसको मादा के लिए प्राथमिक जनन अंग बोल देंगे। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राथमिक जनन अंगों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। किसके बारे में? प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के बारे में देखते हैं। तो नर के अंदर क्या होते हैं? नर के अंदर वो जनन अंग होता है, वर्षण होता है, और मादा के अंदर क्या होता है? ये जो अंडाशय होता है ये होता है। ठीक है, वर्षण कहाँ पे है? अंडाशय कहाँ पे? ये जो वर्षण है ये होता है प्राथमिक जनन अंग और ये जो क्या है? क्या है? अंडाशय। ठीक है, तो ये क्या है? प्राथमिक जनन अंग है दोनों के अंदर, नर और मादा के अंदर। ठीक है, अच्छा देखो भाई, ये कि यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि नर के अंदर है जो प्राथमिक जनन अंग वर्षण है उसको शरीर से बाहर क्यों रखा गया है? तो इसका जवाब ये होगा कि जब भी वर्षण के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो उस निर्माण के लिए नॉर्मल टेम्परेचर है वो अपने शरीर के तापमान से कम चाहिए होता है। शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो जो तापमान है उस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए वर्षण है उसको अपने शरीर से बाहर रखा गया है। उम्मीद है ये जो सवाल है इसका जवाब आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई वर्षण को शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसको 37 डिग्री से कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणु निर्माण के लिए। ठीक है, अच्छा अंडाशय है ये शरीर के अंदर ही रहता है। बात कर ली हमने प्राथमिक जनन अंग के बारे में, अब हम बात करेंगे द्वितीयक जनन अंग के बारे में। द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? द्वितीयक जनन अंग कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो द्वितीयक जनन अंग जो बच गए, जो जनन तंत्र है उसके अंदर जो बाकी अंग बच गए वो सभी क्या है? द्वितीयक जनन अंग है। तो देखो यहाँ पर नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा, जाहिर सी बात है। तो शुक्राणु का निर्माण होगा तो फिर वो मादा के जननांग में कैसे पहुंचेगा? देखो रुको बताता हूँ, पहुंचेगा जरूर पहुंचेगा, लेकिन अंगों के बारे में तो देखो पहले इधर देखो, जो यहाँ पर शुक्राणु निर्माण होगा वो कहाँ पर जाएगा? ये जो शुक्रवाहिनी आपको नजर आ रही है, क्या है इसका नाम? है शुक्रवाहिनी। क्या है? शुक्रवाहिनी। जैसे आप स्कूल में आते हो ना, बाल वाहिनी बस के ऊपर लिखा रहता है, बाल वाहिनी बच्चों को लेकर आती है, तो ये क्या करती है? शुक्राणुओं को लेकर जाती है, इसलिए इसको नाम दे दिया शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी क्या करेगी? इन शुक्राणुओं को ले जा करके अपने यहाँ पर लाएगी। ये क्या है? ये है अपना शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय, जहां पर शुक्राणु आकर के क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। कि छोटी सी थैली की जैसी संरचना होती है, इसके अंदर आकर के शुक्राणु इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो शुक्राशय के अंदर जब ये आ जाते हैं, शुक्राणु आ जाते हैं, तो यहाँ पर इनको पोषण प्राप्त होता है, एक तरलीय माध्यम प्राप्त होता है, जिसके कारण ये आसानी से फिर आगे का रास्ता तय कर लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात हमने छोड़ दी कि जो ये वर्षण होता है इसके चारों ओर क्या होती है? एक
ये थैलेनुमा संरचना होती है छोटी सी, जिसके अंदर अपना जो वर्षण है वो सुरक्षित रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वर्षण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्षण कोश बोलते हैं, जो कि क्या करता है शरीर, इसका तापमान नियंत्रण का कार्य कौन करता है, ये वर्षण कोश के कारण ही संभव हो पाता है। अगर ये नहीं हो तो फिर अपने इसका वर्षण का तापमान निश्चित नहीं रहेगा, शुक्राणु निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या कहां पर पहुंच गया, शुक्राशय तक तो पहुंच गया, लेकिन अब आगे दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि जो आगे ये मूत्र नलिका है ये, और जो शुक्राशय से शुक्राणु आएंगे वो नलिका एक ही नलिका में जाकर मिल रही है। आप बोलोगे कि सर इसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन करते हैं या फिर ये अलग नलिका कैसे, क्या संभव है ऐसे। तो जो इस नलिका है, इस नलिका को हमने क्या बोला, मूत्र नलिका। क्या बोला, मूत्र नलिका बोला। देखो सामान्य परिस्थितियों के अंदर इस नलिका का, मूत्र नलिका का कार्य मूत्र उत्सर्जन का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर क्या होता है, विशेष परिस्थितियों के अंदर ये जो नलिका है ये शुक्राणुओं का उत्सर्जन करने के लिए भी सहायक होती है, उसके अंदर भाग लेती है शुक्राणु उत्सर्जन के अंदर। और इसी मूत्र नलिका के द्वारा क्या कर दिया जाता है, शुक्राणुओं का उत्सर्जन किया जाता है मानव जनन तंत्र के अंदर, जिससे कि जनन क्रिया संपन्न होती है और नई संतति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो मूत्र नलिका यही क्या करेगा, शुक्राणु उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होगी। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया, आप बोलोगे ये गोल गोल क्या बना रखा है यहाँ पे, ये कौन सा अंग है, तो इस अंग को बोलते हैं अपन प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब इस ग्रंथि का काम क्या होता है, ये क्या करती है, नर के लिए जनन हार्मोन का स्त्रावन करती है, जनन हार्मोन का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, स्त्राव करती है। उसी के कारण ये जनन क्रिया पूरी की पूरी संपन्न हो पाती है। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो जनन हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है नर के अंदर, टेस्टोस्टेरोन अगर ये स्त्रावित नहीं करेगी तो जनन क्रिया नॉर्मली आपकी संपन्न नहीं होगी, क्योंकि उत्तरदायी कौन है, ये जनन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तभी तो ये जनन संभव है, तभी तो ये जनन संभव है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, लगभग सभी अंग हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक अंग और बच गया जो कि क्या है, ये शिश्न। क्या बोलते हैं इसको, इस बात को क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। अब ये शिश्न क्या काम करता है, ये देखो सामान्य परिस्थितियों में शिथिल रहता है, लेकिन जब विशेष परिस्थितियां होती हैं, जब जनन क्रिया संपन्न होती है, संभोग क्रिया संपन्न होती है, उस समय क्या होता है, ये शिश्न है ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो शुक्राणु है वो आसानी से मादा जनन तंत्र के अंदर प्रवेश कर पाएंगे और जनन क्रिया आसानी से संपन्न हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नर जनन तंत्र के अंदर देख लो प्राथमिक अंग कौन सा था, केवल वर्षण था। द्वितीयक अंग की लिस्ट अगर मैं बनाना चाहूँ तो द्वितीयक अंग के अंदर हमारी कौन सा आ गया, देखो प्राथमिक अंग तो हमने क्या बोल दिया, वर्षण है, प्राथमिक अंग है इसलिए इसको स्टार लगा दिया है ना। अच्छा, द्वितीयक अंग के बारे में शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु बनने के बाद में ये शुक्र वाहिनी के द्वारा, किसके द्वारा, शुक्र वाहिनी के द्वारा शुक्राशय में, कहां पर, शुक्राशय के अंदर जाते हैं और शुक्राशय के अंदर ये पोषण बनता है, जिससे क्या होता है, ये वीर्य का निर्माण करते हैं। फिर ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, देखो ये जो शुक्राशय है यहाँ पर शुक्राणुओं को एक तरल पदार्थ मिलेगा जो कि क्या करेगा, वीर्य का निर्माण करेगा और उन शुक्राणुओं को क्या प्रदान करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो भी एक हार्मोन स्रावित करती है, एक तरल पदार्थ का स्राव करती है, जो कि क्या करती है, उसकी गति करने में सहायक होती है, उनकी गति में सहायक होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि हमने देख ली। इसके बाद में क्या है कि जो मूत्र नलिका है, क्या है, मूत्र नलिका, ये क्या करती है, ये शुक्राणुओं के उत्सर्जन के लिए सहायक होती है। और जो शिश्न होता है वो इसका अंतिम अपना अंग है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में शिथिल अवस्था में रहता है और विशेष परिस्थितियों में उत्तेजित अवस्था में आकर के शुक्राणुओं का उत्सर्जन मादा जनन तंत्र के अंदर करने में बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, तो ये हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा, सभी अंगों के बारे में हमने देख लिया। देखो इसके बारे में मैंने नहीं बताया, क्यों, क्योंकि ये मूत्राशय है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मूत्राशय के बारे में जो आपने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था ना, उसके बारे में मूत्राशय के बारे में बताया था कि एक थैली सी संरचना होती है जिसके अंदर मूत्र इकट्ठा होता है। जब ये बढ़ जाती है तो इसकी द्वारों के दीवार होती हैं, उनके द्वारा उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा संकेत मिलता है और उन संकेत प्राप्त करके ये मूत्र का उत्सर्जन, यहाँ पर एक कपाट लगा रहता है, वो
वो खुल जाता है और मूत्र का उत्सर्जन इसी नलिका के द्वारा हो जाता है। तो उम्मीद है नर जनन तंत्र तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो मैं मानता हूँ कि आप वो ये टॉपिक तो वैसे ही आप तो पीएचडी किए हुए हो वैसे, है ना। चलो अब हम देख लेते हैं मादा जनन तंत्र के अंदर, मादा जनन तंत्र के अंदर हम देख लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग के बारे में। तो प्राथमिक जनन अंग कौन सा है अपना, अंडाशय है। देखो जो अंडाशय है उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, जनक कोशिकाएं मतलब अंडाणु उपस्थित रहते हैं। लेकिन जब यौवनारंभ प्रारंभ होता है तब ये परिपक्व होने लगते हैं अंडाणु, इससे पहले परिपक्व नहीं होते, इसके बाद में परिपक्व होते हैं। और फिर अंडाशय से जब भी कोई अंडाणु परिपक्व होकर के बाहर निकलता है तो इस नलिका के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं, इस ट्यूब के द्वारा क्या होते हैं, इस गर्भाशय के अंदर आता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। जहाँ पर जो शिशु होता है उसकी वृद्धि होती है, जो भ्रूण बनता है उसकी वृद्धि होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अंडाशय जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण तो होता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर दो हार्मोन जो कि लिंगी हार्मोन है, प्रोस्टेट और एस्ट्रोजन, उन्हीं का उत्सर्जन भी यहीं पर होता है। ठीक है, जब ये अंडाणु परिपक्व होंगे तो इस नलिका के द्वारा, अंडवाहिनी के द्वारा कहाँ जाएंगे, गर्भाशय के अंदर चले जाएंगे। और फिर देखो यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, यहीं पर संपन्न होती है। अब अंडाणु बन तो गया, अब इसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कब होगा, ये जो दोनों है उनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो इस क्रिया के देखते हैं। मादा जनन तंत्र के अंदर इस भाग को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम, इस भाग को हम बोलते हैं योनि। तो ये जो मादा जनन तंत्र, देखो सिंपल सा डायग्राम है, ज्यादा अंग भी नहीं है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन उसको शुक्राणु प्राप्त कैसे होंगे, तो ये जो योनि है ये जनन क्रिया के अंदर भाग लेती है। योनि के द्वारा ही जो शुक्राणु है वो योनि के द्वारा किसके अंदर, मादा जनन तंत्र के अंदर प्रवेश करता है। क्या होता है कि योनि के द्वारा क्या करते हैं, शुक्राणु प्रवेश करते हैं और कहाँ पर जाते हैं, गर्भाशय के अंदर जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही क्या होता है, पहले से ही अंडाणु उपस्थित रहता है। यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। ये जो आपको गर्भाशय की दीवारें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर एक प्लेसेंटा की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन जाएगी, जो क्या करती है, इस अंडाणु को ग्रहण करके यहाँ पर स्थापित कर लेती है। ठीक है, और जैसे ही कोई शुक्राणु आता है, ऐसा तो है नहीं कि जो सभी शुक्राणु, बहुत से शुक्राणु अपने वीर्य के द्वारा यहाँ पर प्रवेश करते हैं, लेकिन सभी शुक्राणु आगे तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और एकदम से स्वस्थ जो शुक्राणु होगा, जो हेल्दी शुक्राणु होगा, वही आगे तक प्रवेश कर पाएगा, बाकी वाले निष्क्रिय हो जाएंगे यहीं पर पहले ही। ठीक है, तो जैसे ही इस, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये शुक्राणु की संरचना है, इतना बड़ा है नहीं, लेकिन ये जूम करके दिखाया आपको ना, एटक्स लगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, इसी गर्भाशय के अंदर होता है। और फिर ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट यहाँ पर इस प्लेसेंटा के ऊपर उसको पोषण प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि होती है इसी गर्भाशय के अंदर। ठीक है, और वो जाइगोट फिर धीरे धीरे वृद्धि करके क्या बनता है, शिशु बनता है। और फिर उसको शल्य क्रिया या फिर उसको जब उसकी अवधि पूरी हो जाती है, लगभग 9 मास की अवधि होती है, उसके बाद में जब परिपक्व होता है तो प्रसव क्रिया के द्वारा उस शिशु का जन्म होता है, इस धरती पर उसका अवतार होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या है। एक बात यहाँ पर आती है कि जब मान लो ये जो अंडाणु है ये प्रति माह, 1 माह की अवधि में एक अंडाणु इस तरफ से और एक अंडाणु इस तरफ से इस गर्भाशय, इस अंडाशय के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। लेकिन जब मान लो पहली बार ये जो अंडाणु है ये आया और यहाँ पर स्थापित हुआ और इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन क्रिया नहीं हुई, तो क्या होगा, ये गर्भाशय की दीवारें प्रति माह टूट जाएंगी और ब्लड के अंदर मिल करके ब्लड के रूप में बाहर निकल जाएगी, है ना। और इसको क्या करते हैं हम, रजोधर्म कहते हैं सामान्य भाषा में, है ना। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, इसको रजोधर्म कहा जाता है। ठीक, जो कि प्रति माह संपन्न होता है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में।
जनरल स्वास्थ्य देखो अपने बुक के अंदर है नहीं, जनरल स्वास्थ्य क्या नहीं है, अपने बुक के अंदर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका छोटा सा 1-2 मिनट में आपको बता देता हूँ फटाफट कि जनरल स्वास्थ्य क्या है कि भाई कई बार क्या होता है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सेवन कर लेते हैं जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो उस हानि से बचने के लिए क्या हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधानी से कार्य लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम, अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है तो या तो आप कॉन्डोम का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, कॉन्डोम का यूज, जो क्या होता है पुरुष के द्वारा यूज किया जाता है। इस प्रकार से थैलेनुमा संरचना होती है जो यहाँ पर लगा दी जाती है और जो शुक्राणु है वो यहीं पर रह जाएंगे, अंडाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से एक और होती है जिसको मादा के अंदर लगाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉपर टी, ठीक है। और ये मादा के द्वारा प्रयोग की जाती है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए सहायक होती है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बच्चों को, आपके साथियों को शेयर करें ताकि वो भी इन ऐसे स्मार्ट क्लासेज का फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।